अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट रिपीटेड एंड प्रीमियम एमसीक्यूज ऑफ एनटीएस नेट। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करेंगे बल्कि इसके साथ साथ इंग्लिश का पोर्शन, वर्बल का पोर्शन, क्वांटिटेटिव और साथ ही साथ एनालिटिकल का पोर्शन भी कवर करेंगे। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिनका आने वाले दिनों में एनटीएस है। तो ये वीडियो लाजमी देख लें और एंड तक देखें। अगर फ्री नहीं है तो फ्री टाइम निकाल के देखें, क्योंकि इस वीडियो में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दूंगा उसको ग्रास्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरे स्टेप में इन एमसीक्यूज को याद करना, रट्टा मारने का नहीं कह रहा लेकिन कॉन्सेप्चुअली याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वी आर वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मुझे सवाल देखने को मिला, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम पे हो या फिर वो मेरे कमेंट सेक्शन में हो, कि बाद भाई एग्रीगेट कैलकुलेट करना बता दें, एग्रीगेट बता दें किस तरीके से मेरा क्या एग्रीगेट बनेगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे अपने मैट्रिक के नंबर, एफएससी के नंबर और अगर आपने एनटीएस दे दिया है तो इन दैट केस एनटीएस के नंबर भी बता दिया, और अगर नहीं दिया तो एनटीएस के नंबर ना बताएं तो फिर मैं आपको एग्रीगेट कैलकुलेट करके बता दूंगा। आप लोगों ने मार्क्स लिखने हैं, ये नहीं परसेंटेज, टोटल मार्क्स भी लिखनी है और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी लिखनी है। ठीक है, बहुत से लोग गलती करते थे तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आज की इस वीडियो के, तो जल्दी से जल्दी इन एमसीक्यूज को जो है वो तहम्मुल से देखें और इन एमसीक्यूज को समझें। पहला एमसीक्यू हमें फिजिक्स पोर्शन की तरफ से देखने को मिलता है और वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज स्मॉलेस्ट वेलोसिटी इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में कौन सी ऐसी वेव है जिसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। ऑप्शंस अल्ट्रावायोलेट, साउंड, इंफ्रारेड और माइक्रो। साउंड इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि साउंड एक ऐसी वेव है जिसकी वैक्यूम में वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। अच्छा, एक प्रैक्टिस के तौर पर मैंने ये चीज अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी और अभी भी बता देता हूं कि आप लोग एमसीक्यू पढ़ के अपना गेस लाजमी लगा के कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि आप लोग फिर बाद में टैली कर सके कि जो मैंने बताया था और जो इबाद भाई ने बताया उसका आंसर क्या वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं। जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। नेक्स्ट एमसीक्यू का आंसर जल्दी से कमेंट में लिख दें, देखे बगैर। Which one is the highest power multiple, यानी कि हाईएस्ट पावर मल्टीपल इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास गीगा, बेटा, बीटा, मेगा या डेका। आप लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए होंगे और प्रीफिक्सेस के साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि 9th में एक टेबल हमें साइड पे दिया जाता था जिसमें लिखा होता था डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और इसी तरह माइनस में अगर हम जाएं तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। सो अगर इनको हम कंपेयर करें तो गीगा है, बीटा है, मेगा है या डेगा है, तो क्या होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। तो गीगा इज द करेक्ट ऑप्शन। गीगा इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। Which one of this is which one is the derived quantity in SI unit? Derived quantity basically वो होती है जिसको हम derive करते हैं। Base quantities वो होती हैं which cannot be further distributed या फिर which cannot be further derived। ठीक है, इसमें से आप ऑप्शंस देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, प्लेन एंगल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, प्लेन एंगल या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ इज, वो प्लैनेट जो कि अर्थ के बहुत करीब है वो कौन सा है। वीनस, मरकरी, यूरेनस या सन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वीनस। वीनस जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अर्थ के नियरेस्ट है। The time period of the second pendulum is, this is the most repeated MCQ. The time period of the second pendulum is, यानी कि second pendulum का जो time period होता है वो क्या होता है। 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds या फिर 6 seconds. So the correct option is 2 seconds. The time period of second pendulum is 2 seconds. The mass attached to the spring, जो मैस, अगर एक मैस है, फर्ज करें एक पेन है, इसका भी एक मैस है, तो अगर ये कब हम स्प्रिंग से अटैच कर दें तो ये क्या एग्जीक्यूट करता है। वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी का मतलब है कि वाइब्रेटरी मोशन भी और इसी के साथ साथ जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो भी। देखें, जब भी मैस अटैच हुआ स्प्रिंग आया, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो लाजमी होती है, लेकिन जब मैं इसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर दूंगा तो ये वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करेगा। वाइब्रेशन के सेंस में ये ऊपर नीचे जाएगा या फिर राइट लेफ्ट होगा। इट विल वाइब्रेट इन अ वे कि वो वाइब्रेटरी मोशन इसी के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों मोशंस को एग्जीक्यूट करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, बोथ ए एंड सी।
नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में चलते हैं। द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज, कनकेव लेंस की पावर क्या होता है? देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, नैरोअर है, थिकर है, ब्रॉडन है, वाइडर है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, किस तरीके की लुक होती है इसकी, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है वो एजेस से क्या होता है, और जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है वो एजेस से क्या होता है, ये चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। द पावर ऑफ कनकेव लेंसेज, कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, रियल, वर्चुअल, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो जो कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। अगर यही सवाल कन्वेक्स लेंस के लिहाज से आएगा तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन इन आर केस अभी हमें कनकेव लेंस की पावर पूछने को बताया है, तो हमारे पास कनकेव लेंस की जो पावर होगी वो हमारे पास होगी नेगेटिव। सो द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। स्टैंडिंग वेव्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? वो वेव जो कि स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, स्टैटिक वेव्स या नन ऑफ दीज। स्टेशनरी वेव्स को ही हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स को ही हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। ठीक है जी। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज द स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्क मोमेंटम से काफी एमसीक्यूज हमें देखने को मिलते हैं अपने पेपर में। द टेंडेंसी ऑफ द मोशन टू द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस, यानी कि किसी भी एक्सिस में कोई ऐसी चीज जो कि टेंडेंसी जो कि आप समझें कि रोटेटरी के लिए हेल्प करे, यानी कि रोटेशन, द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क या फिर फोर्स। ठीक है, वो चीज जो कि बॉडी को रोटेट करने में मदद करती है किसी भी एक्सिस में, वेदर इट इज एन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, तो वो क्या होती है? उसको हम नाम देते हैं टॉर्क का। टॉर्क बेसिकली, टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द रेडियस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और रोटेटिंग एंड एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो टॉर्क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि आपने इतना डिस्टेंस तय किया, कवर किया, इतने डिस्टेंस को अचीव किया। डिस्टेंस में यूनिट क्या आते हैं? मीटर, किलोमीटर, माइल्स, इसी तरह एंगस्ट्रॉन, मिलीमीटर, माइक्रोन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमने बताना क्या कि यूनिट नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइलस्टोन। माइलस्टोन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। Which of the following is a vector quantity? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन करना आप लोगों को आना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं which has a magnitude which has no direction, whereas on the other hand जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है वो इस तरीके की क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और इसी के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो। तो इसमें से वो पूछ ये रहा है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी, मास, मोमेंटम या एंगल। सो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है इसकी जस्टिफिकेशन देता हूं। जो हमारे पास P का फॉर्मूला होता है, P बेसिकली इसको कहते हैं मोमेंटम को। P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv। P इज इक्वल्स टू mv। मैस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो जो हमारे पास रिजल्ट या जो आंसर आता है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर एक मोमेंटम आता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते किसको है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम कहते हैं म्यू नॉट इसका फॉर्मूला होता है और ये इक्वल होता है फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय द नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि रगड़ वाली फोर्स होती है, यानी कि अगर ये कैलकुलेटर है और इसके ऊपर एक फर्ज करें ये एक पेन है या मार्कर है, ये इसको मैं एक रगड़ा रहा हूं, मतलब इसको बिल्कुल मैं सरफेस के साथ लेके जा रहा हूं, तो ये रेजिस्ट कर रही है, एक चीज को रेजिस्ट कर रही है, इसकी सरफेस को रेजिस्ट कर रही है, तो इस लिहाज से इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वो ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, शेप्स ऑफ सर्फेसेस, स्ट्रेंथ ऑफ सर्फेसेस या फिर नेचर ऑफ सर्फेसेस। देखें अगर ये नेचर है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, यही नेचर अगर आप समझे कि ये एक ऐसा हो जो बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, तो ये नेचर चेंज होगी सरफेस की। जितनी नेचर चेंज होगी उसी लिहाज से फ्रिक्शनल फोर्स पे चेंज होगा। अब जब फ्रिक्शनल फोर्स पे चेंज होगा तो फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में भी चेंज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज नेचर। एरिया नहीं डिपेंड करता, स्ट्रेंथ पे नहीं डिपेंड करती, शेप पे भी नहीं डिपेंड करती। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिस चीज पे डिपेंड करती है वो है हमारे पास नेचर ऑफ सर्फेसेस, नेचर ऑफ सर्फेसेस। अच्छा ये ऊपर सब्सक्राइब भी लिखा हुआ है यार लाल कलर में, तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दो यार, ऐसी वीडियो देख रहे हो कर दिया करो सब्सक्राइब। बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, ये एमसीक्यू ढूंढ के लाना, एनटीएस के चक्कर लगाना, आगे पीछे, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। खैर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की? यंग ने तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था। फेराडे ने जो है वो करंट का बताया था कि सोलेनॉइड में करंट किस तरीके से पास होता है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसका नाम ईएमटी भी होता है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के कोर्स में पढ़ते हैं। ईएमटी के नाम से कोर्स होता है जिसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक है। सो मैक्सवेल इज द करेक्ट ऑप्शन। टॉर्क इज आल्सो डिफाइंड एज, टॉर्क के दो नाम है, एक तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी या फिर मोमेंट ऑफ आर्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्योंकि देखें मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एग्जाम्पल मैं आपको इसी तरह देता हूं, ये एक यहां पे स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, स्क्रू लगा हुआ है, इसको मैं रोटेट करता हूं, मतलब अभी तो ये रोटेट नहीं हो रहा लेकिन इस पे मैं फोर्स अप्लाई करके रोटेट करता हूं, ठीक है। तो मेरा एक तो रेडियस आ रहा है, रेडियस आ रहा है ना, ठीक है, इसका रेडियस, और उसी के साथ जो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो मूवमेंट ऑफ आर्म, इस रेडियस को हम आर्म भी कह सकते हैं। सो मूवमेंट ऑफ आर्म इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क, इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। ये दोबारा सब्सक्राइब का बटन आ गया, खैर मिस करो। अच्छा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी? इनमें से कौन सी एग्जांपल है बेस क्वांटिटी की? ऑप्शन है हमारे पास वॉल्यूम, लेंथ, वेलोसिटी या फिर एरिया। सो लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है वो हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, दैट इज बेसिक। लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो हम इसको, जैसे अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशंस आप लोग निकाला करते थे एफएससी में, मैट्रिक में, वो डायमेंशन ऐसा निकलती थी फॉर्मूले से, तो इसकी फर्दर आप डायमेंशन नहीं कर सकते। लेंथ है तो एल ही होगा, ये मीटर या लेंथ, ठीक है। तो इट इज बेस क्वांटिटी, ठीक है। इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? मेरे पास फॉर एग्जांपल कैपेसिटर भी पड़ा हुआ है, ये एक कैपेसिटर है, इसको एक कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। ये फोकस हो गया, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, खैर ये कितने फेरेड का कैपेसिटर है? कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? फेरेड। ये 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुई है, ये जो आपको बड़ा सा नजर आ रहा है ना, बैटरी टाइप से आप समझ लो, लेकिन अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये एक हमारे पास इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई है, किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है ये एनर्जी? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या ऑल ऑफ द अबव? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसको जब जैसे आप डायरेक्ट बैटरी से लगाएंगे तो डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसमें चार्जिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है और डिस्चार्जिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। Which cell converts the solar energy into electrical energy? वो कौन सा सेल है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? इसके ऑप्शंस देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गैल्वेनिक, रोटरी और फोटोवोल्टाइक। ये रोटरी क्या होता है, मैं पहली दफा इसको देख रहा हूं, लेकिन खैर फोटोवोल्टाइक इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोवोल्टाइक सोलर सेल्स को या सोलर प्लेट्स का दूसरा नाम फोटोवोल्टाइक प्लेट्स भी होता है, क्योंकि उस प्लेट का नाम ही फोटोवोल्टाइक है, इसी वजह से उसको फोटोवोल्टाइक प्लेट या फिर सोलर प्लेट कहते हैं, जो कि आपकी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किस में भला? बिजली में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है जी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, वो क्या होता है जनाब? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड। फॉर्मूला लाजमी याद करो, स्पीड का फॉर्मूला वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसी के साथ जो आपके थर्ड लॉ क्या कहते हैं, न्यूटन्स के जितने भी 3 लॉज हैं उनको लाजमी तौर पर जो है वो समझ लो। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क्स बाय, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप
किस फिनोमेना में वर्क करती है। बेसिकली जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है वो हमारे पास वर्क करती है इन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसमें एक कैथोड रे बीम होती है जिसमें बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड होते हैं तो ऑसिलोस्कोप पे आपको एक इमेज शो होती है, ग्राफ साइनोसाइडल, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। In going from a denser to a rarer medium of light, the ray of light remains undeviated, bent away from the normal, bent towards the normal या move through the normal। देखिए नॉर्मल बेसिकली हमेशा एक सरफेस का नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है। इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल ये यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होती है, सेंटर से नॉर्मल निकलता है जो कि परपेंडिकुलर लाइन होती है। अच्छा ये चीज याद रहे कि ये एक पार्ट है वीडियो का सब्जेक्टिव, अभी सब्जेक्टिव पोर्शन की और बाकी भी पोर्शंस की बहुत वीडियोस आनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो ये क्या करते हैं, जब भी कोई चीज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है जी। एट कांस्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन V एंड T इज, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ये बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ बिटवीन V एंड T इज वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, क्योंकि जब आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ जो है कांस्टेंट प्रेशर पे एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, स्ट्रेट लाइन इसको कहते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन कभी नहीं कहते, इसको लीनियर कहते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर में ही नहीं फर्क पड़ रहा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। अब आते हैं जी एनालिटिकल को। देखें अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं एक बेसिक एनालिटिकल के सवाल अभी सबसे पहले लेके चलता हूं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आई मीन बाय इंपॉर्टेंट, मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज पता होनी चाहिए जब मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं तो उसका मतलब क्या होता है। अब वो कहता है कि 6 रेसर्स हैं R, S, T, U, V एंड W, वो रेस में कंपीट करते हैं और रेस को कंप्लीट कर लेती हैं सच दैट नो टाई अकर्स, यानी कि उन दोनों के दरमियान, यानी कि इन 6 के 6 रेसर्स के दरमियान कोई टाई नहीं होता। कंडीशन दी हुई है जी। अच्छा सबसे पहले तो यार टेबल बना, यार मैं आप लोगों के आगे पता नहीं कितनी दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि जब भी एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो विदाउट सॉल्विंग एनी टेबल, हाँ कुछ होते हैं ऐसे जीनियस लोग जो कि टेबल के बगैर भी कर लेते हैं, या फिर कुछ एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टेबल के बगैर भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन टेबल मस्ट बनेगा। जब आपको टेबल बन जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स खुद ब खुद टेबल में से नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी दिखाता हूं लाइव, देखें मैंने 6 लिखे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कंडीशंस पढ़ना शुरू करो। S डज नॉट विन, जिसका मतलब है कि S पहले नंबर पर नहीं आएगा, पहले नंबर पे S नहीं आएगा, तो आपने S को पहले नंबर पे नहीं लिखना। ओनली 2 रेसर सेपरेट बिटवीन U एंड V, साइड पे U लिखो और V लिख देना और 2 रेसर की जगह छोड़ दो, ठीक है। R इज बिहाइंड U एंड V, एक और क्लू मिल गया, यानी कि जो U और V और 2 रेसर्स की जगह छोड़ी थी ना, V के बाद लिख दो R, क्योंकि R इज बिहाइंड U इज V। S इज अहेड ऑफ V, S V से पहले है, लेकिन हमने U और V के दरमियान तो 2 जगह छोड़ी थी, कितना पहले है, दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे, विद 1 रेसर इंटरवीनिंग, यानी कि U के फौरन बाद S है और V से पहले अभी भी कोई है। ये देखें U के फौरन बाद S है और V से पहले अभी भी कोई है, वो कौन है अभी पता लग जाएगा। W ऑन द रेस, W नंबर 1 पे, पीछे क्या बच गया, T इज एट द फोर्थ, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये आपको खुद समझ आ गया, ऑटोमेटिकली बॉक्स फिल हो गया, आखिर क्या बचा था, T फिल कर दो। Who is on 5th पोजीशन, 5वीं पोजीशन पे कौन है, V is the correct option। How many racers separate R and W, कितने रेसर्स R और W को सेपरेट कर रहे हैं, कितने रेसर्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 4। The racer between T and V is, कोई भी नहीं है। If at the end of the race U disqualifies by the judges, क्या S रेस को फिनिश कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अगर U डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो S2 पे आ जाएगा, S2 पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट सवाल था और बेसिक सवाल था, क्योंकि ये चीज लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अच्छा एक ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मार्क कर लो जो भी कर लो, सारे ही एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज अगर आप लोग बार बार नहीं देखेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, नजरों के आगे से वीडियो नहीं गुजारेंगे, तो ना ही आपको ये एमसीक्यू समझ आने लगे हैं और ना ही आपसे पेपर में अटेम्प्ट होने लगे हैं। फिर पछताना नहीं एनटीएस में बैठ के यार ये सवाल मैंने देखा था लेकिन मैंने याद नहीं किया था। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स जब अप्लाई करती हैं, एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, ओमेगा को। एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं, एल को। एल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सेंट्रल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम, देखिए जब आई नहीं रहा कुछ भी, फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सेंट्रल फोर्स ही नहीं आ रही फार्मूला में तो कांस्टेंट रहेगी।
एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस वाज द पार्ट 1, मतलब पार्ट 1 समझ लो, पार्ट 2, ठीक है। अब अगले पार्ट में कुछ और ज्यादा एमसीक्यूज हैं। 9 जून 7 जून का टेस्ट मुश्किल है, आगे आने वाले टेस्ट सारे मुश्किल है, तैयारी कर लेना और मेरी वीडियो लाजमी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 10K करवाओ। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।